गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रसव के बाद की तैयारी। अभी तक हमने जो पढ़ा था प्रसव कैसे होता है, प्रसव के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि प्रसव के बाद की किन सेवाओं को एक महिला को आवश्यकता होती है और उन सेवाओं को उसको दिया जाना जरूरी है। अगर प्रसव के बाद की अवधि को देखा जाए तो उसको प्रसूति काल या सूतिका अवस्था कहा जाता है। इस अवधि में देखें तो शरीर के कई तरह के जो ऊतक हैं, अंग हैं, या फिर विशेषकर जो प्रजनन अंग हैं एक महिला के, वो अंग जिसमें पूरी तरीके से गर्भावस्था की स्थिति में जो होते हैं वो अब धीरे धीरे प्रसव काल के बाद में पुनः सामान्य स्थिति में आने लगते हैं। और सामान्य स्थिति में आने में उनको कुछ समय लगता है, जो कि 1.5 से 2 माह का समय हो सकता है। इनमें कई आंतरिक एवं शारीरिक परिवर्तन हुए होते हैं। अंगों की गर्भावस्था से पूर्व की स्थिति अगर देखा जाए या सामान्य स्थिति में पहुंचाने की क्रिया को देखा जाए तो अंतर्वलन कहते हैं। अंतर्वलन का मतलब है, अंतर्वलन यानी कि गर्भावस्था के समय जो हमारे शरीर में परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तन, गर्भावस्था के जो परिवर्तन हैं उनके परिवर्तनों को होने के बाद वापस गर्भाशय को, यानी कि जो गर्भाशय है महिला का, उसको पहले की स्थिति में लाना, गर्भाशय को पहले की स्थिति में लाना ही जो है वो अंतर्वलन कहलाता है। यानी कि जब गर्भाशय वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएगा तो उस कंडीशन को अंतर्वलन कहा जाएगा। प्रसूति काल में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, जिनमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे प्रमुख परिवर्तन होता है एक महिला के गर्भाशय में। दूसरा होता है उसके योनि और ग्रीवा में परिवर्तन। गर्भाशय में अगर देखा जाए तो शिशु के जो आकार में वृद्धि और विकास के कारण होने वाला परिवर्तन है। उसके पश्चात योनि और ग्रीवा में जो परिवर्तन है तो उसका कारण है जब बच्चे का जन्म होता है तो वो अपना सारा प्रेशर जो है महिला के योनि और ग्रीवा की ओर डालता है, जिससे कि एक बच्चे का जन्म होने में आसानी भी रहती है और जो योनि और ग्रीवा वाला भाग है वो फैलकर थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे एक बच्चे का जन्म है वो सामान्य स्थिति में हो सके। उसके बाद आता है तीसरी कंडीशन है, वो है दुग्ध शरण। दुग्ध शरण का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति में महिला के शरीर में दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण हो चुका होता है, दुग्ध का निर्माण हो चुका होता है, दुग्ध का निष्कासन होने लगता है, जो कि एक नवजात शिशु के लिए पोषण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य लाभ, यानी कि शिशु के जन्म के बाद की स्थिति में महिला देखा जाए तो धीरे धीरे उसके हेल्थ में वापस जो पोषण वगैरह दिया जाता है उसमें वापस सुधार होने लगता है। या यूँ कहा जा सकता है कि प्रसूति काल के बाद में धीरे धीरे महिला आराम की स्थिति में और अधिक आ जाती है और उसको जो आहार है, पोषण है, जो दवाइयाँ, उनकी जो मांग है पूर्ण रूप से पूरी होने पर धीरे धीरे उसके जो स्वास्थ्य में है उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाता है। प्रसूति काल की अवधि अगर देखा जाए तो प्रसूति काल की अवधि जो होती है, पहले अगर देखा जाए तो प्रसव जब पहली बार ग्रहण किया जाता है, पहली बार जो महिला प्रसव दे रही है तो उनमें प्रसव को देने में लगने वाला समय कम से कम 12 से 14 घंटे का भी हो सकता है। लेकिन वही महिला जब दूसरी बार या तीसरी बार जब प्रसव दे रही होगी तो वो जो प्रसव का समय है वो घटकर आधा हो जाएगा, यानी कि 6 से 4 घंटे, 8 घंटे भी हो सकता है। फिर आता है प्रसूति काल की अवधि जो होती है उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रसव के तुरंत बाद की स्थिति, उसके बाद आता है प्रसव के 7 दिन बाद तक की स्थिति और उसके बाद आता है प्रसव के 6 से 8 सप्ताह के बाद की स्थिति। अब प्रसव के तुरंत बाद की स्थिति को देखा जाए तो तुरंत बाद की स्थिति का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर की जो महिला की स्थिति रहती है उसको प्रसव की स्थिति कहा जा सकता है। फिर आता है कि गर्भाशय में परिवर्तन। जब हमने पढ़ा था कि महिला का जब गर्भ में विकास होता है बच्चे का तो गर्भाशय का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि एक महिला के लिए थोड़ा कष्टदायक भी होता है, क्योंकि उस गर्भाशय के आकार में वृद्धि होने की वजह से एक महिला को अगर देखा जाए तो कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं, पीड़ा का सहन करना पड़ता है, जिसमें महिला के श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं वो प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि उन पर अधिक मात्रा में दबाव देखा जा सकता है। और इन दबाव की वजह से जो श्वसन तंत्र हैं वो अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि जब श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से कार्य ना कर पाए
तो ऐसी स्थिति में महिला को जो श्वास है वो उथला श्वास आने लगती है। अब उथला श्वास का मतलब ये होता है कि महिला छोटे छोटे श्वास है बहुत ही तेज़ी से लेने लगती है। और जो दूसरा कारण है इसमें महिला के अंदर, तो महिला में जैसे देखा जाए पाचन शक्ति का क्षीण होना, तो पाचन शक्ति का क्षीण होने का कारण गर्भाशय का बढ़ता आकार ही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है वैसे वैसे गर्भाशय का जो सीधा भार है वो माँ के पाचन तंत्र पर आता है, और जिससे कि जो पाचन की गति है वो थोड़ी शिथिल हो जाती है, या फिर यूँ कहा जाए कि उसमें लगने वाला समय बढ़ जाता है। अब उसमें लगने वाला समय बढ़ने का कारण ये है कि जो पाचन अंग हैं उन पे सीधा गर्भाशय का दबाव आने लगता है, और उस दबाव की वजह से जो आते हैं वो अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो भोजन है वो लंबे समय तक आंतों में ही पड़ा रहता है। अब उसके फलस्वरूप हम देखें अगर तो कई बार जैसे कब्ज, अपच, एसिडिटी वगैरह की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है, जो कि एक महिला के लिए और कष्टसाध्य हो सकती है। फिर अगर देखा जाए तो प्रसूति काल के दौरान अगर 3 से 4 माह तक का जो गर्भाशय से निकलने वाले निष्कासन है, जिसमें सूतिका स्राव या लोशिया भी कहा जा सकता है, उसमें प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन तक तो निकलने वाले लोशिया या रक्त के थक्के या तरल पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेकिन लोशिया की जो प्रकृति है अगर देखा जाए तो क्षारीय प्रकृति होती है, जिसमें जीवाणु योनि मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं और कई बार जैसे कि वहाँ पर संक्रमण वगैरह भी उत्पन्न कर सकते हैं। जो लोशिया हैं उसको रंग और अवधि के आधार पर वापस 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आता है लोशिया रुब्रा। लोशिया रुब्रा का मतलब होता है कि जब महिला के शरीर से शिशु के जन्म के बाद जो एक पदार्थ निकलता है लाल रंग का, यूँ कहा जाए योनि मार्ग से जो स्रावित होता है उसका रंग लाल होता है। इसमें रक्त की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि 1 से 4 दिन तक महिलाओं में अधिक रहता है। इसमें डेस्ड्यूआ और कोरियन के टुकड़े, उल्व तरल और लेग्यूनो मुलायम बाल उपस्थित होते हैं, जो कि एक महिला के शरीर से इनको निष्कासित किया जाता है। फिर आता है लोशिया सिरोसा। यह गुलाबी रंग का होता है, 5 से 9 दिन तक होने वाली स्थिति होती है, और इस स्राव में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में सीरम का जो है वो निष्कासन होता है। उसके अलावा इसके अतिरिक्त ल्यूकोसाइट एवं जीवाणु जो होते हैं वो भी इसके अंदर विद्यमान हो सकते हैं। फिर आता है लोशिया एल्बा। यह 10 से 15 दिन तक रहने वाली स्थिति है। लोशिया स्राव कुछ पीले रंग का, हरे रंग का होता है। इसमें जीवाणु, सर्वाइकल म्यूकस, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ आदि जो होती है वो योनि मार्ग के घाव भरने की प्रक्रिया से निकलते हुए ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। अब अगर लोशिया को रंग के आधार पर प्रकार देखें तो लोशिया के जो प्रकार हैं, जिसमें लोशिया के 3 प्रकार हैं, लोशिया रुब्रा, जिसमें लोशिया रुब्रा, लोशिया सिरोसा और लोशिया एल्बा है। सबसे पहले जो था लोशिया रुब्रा, फिर दूसरा आता है लोशिया एल्बा, और तीसरा जो आता है वो है लोशिया सिरोसा। अब जो है अगला है योनि और ग्रीवा में परिवर्तन, यानी कि प्रसव काल के बाद में महिलाओं में किन किन अंगों में परिवर्तन आते हैं, तो उसमें अगला जो है वो है योनि और ग्रीवा में परिवर्तन। अब अगर देखा जाए तो जब बच्चे का जन्म होना संभव होता है या प्रसव के बाद अगर देखा जाए तो महिला की जो योनि है वो फूल जाती है और फूलकर वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। योनि मार्ग विस्फारित हो जाता है, जो कि धीरे धीरे समय के साथ में सिकुड़ता जाता है और वह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, या यूँ कहा जाए कि जैसे जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है और जन्म के बाद में धीरे धीरे जो गर्भाशय है वो वापस पहले की स्थिति में आना शुरू हो जाता है, या यूँ कहा जा सकता है कि वो वापस सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे पहले वाला जो अपना आकार है वो ग्रहण कर लेता है। प्रसव के बाद में जो ग्रीवा है उसमें सूजन आ जाती है, कई बार वो ढीली हो जाती है और इसका रंग कई बार बैंगनी सा भी हो जाता है। अब गर्भाशय के जो अंतःप्रलयन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्रीवा जो है वो सक्रिय अपना योगदान देती हैं, और प्रसव के तुरंत बाद अगर देखा जाए तो 6 से जो 8 सप्ताह तक जो की स्थिति होती है उसमें धीरे धीरे वो ग्रीवा सिकुड़ जाती है और सिकुड़कर वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाती हैं। मूत्राशय के सभी अंग जो हैं वो प्रसव के समय फूल जाते हैं,
क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो कई बार बच्चे का सर वगैरह जो है वो मूत्राशय या उत्सर्जी अंगों पर लग जाता है, जिसकी वजह से अधिक दबाव आना, या यूँ कहा जाए कि जो बच्चे का भार है या जो वजन है उसका सीधा प्रभाव महिला के मूत्राशय या उत्सर्जी अंगों पर पड़ता है, तो उसकी वजह से कई बार उनमें सूजन आ जाती है और वे फूलकर अपने आकार से अधिक हो सकते हैं। प्रसव के पूर्ण होने पर फंडस नाभि से 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। उदर भाग की जो दीवारें हैं वो चपटी एवं शिथिल हो जाती हैं। मालिश व व्यायाम के द्वारा पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको वापस पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है या फिर वापस क्रियाशील बनाया जा सकता है। क्रियाशील बनाया जाना मतलब कि जो गर्भाशय है वो उसकी जो पेशियां है वो शिथिल हो जाती है जब बच्चे का जन्म होता है। तो अगर एक महिला धीरे धीरे हल्का फुल्का व्यायाम करे, जिसमें टहलना वगैरह करे, तो उसकी वजह से जो उसके पैरों की, उसके जो आमाशय की, ग्रीवा की, या फिर यूँ कहा जाए कि उसके जो गर्भाशय है उनकी जो मांसपेशियां क्रियाशील होगी तो वो वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। फिर आता है दुग्ध शरण। दुग्ध शरण का मतलब है कि महिलाओं में दुग्ध का निर्माण होना, दुग्ध का उत्सर्जन होना। अब दुग्ध का उत्सर्जन होने का मतलब है कि एक शिशु की जो पोषण की मांग है वो माँ के दूध के माध्यम से ही पूरी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो जब माँ प्रसव दे देती है तो उसके पश्चात एक महिला के दुग्ध ग्रंथियों के माध्यम से दुग्ध का जो पहला निष्कासन होता है, या यूँ कहा जाए कि शिशु के जन्म के बाद जब माँ के स्तनों से पहला दुग्ध निकलता है वो दूध पीले रंग का गाढ़ा होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसको कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना जाता है। उसको कोलेस्ट्रम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो दूध है वो एक शिशु के लिए पूर्ण पोषक पदार्थ के रूप में काम में आता है। या यूँ कहा जा सकता है कि अगर ये शिशु दूध, पहला जो माँ के स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा दूध है, अगर ये ग्रहण कर ले तो उसमें कई तरह के एंटीबायोटिक्स तत्व पाए जाते हैं, जो कि एक महिला में अगर देखा जाए, बच्चे में देखा जाए तो पोषण या फिर जो उसमें आवश्यक जो एंटीबायोटिक चीज़ों की आवश्यकता है वो प्रतिरक्षा उसमें उत्पन्न करते हैं, जो कि रोग विषय से लड़ने की जो जन्मजात क्षमता है वो बच्चों को प्राप्त हो जाती हैं। उसके अलावा आता है स्वास्थ्य लाभ। अपरा के निष्कासित होने से हार्मोन का जो संतुलन है वो अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो अचानक ही असामान्य परिवर्तन हो जाते हैं उनमें, और कुछ स्त्रियों में 5 से 6 माह से ही नियमित मासिक धर्म जो है वो शुरू हो जाता है। प्रसव के पश्चात अगर स्त्री में भावनात्मक परिवर्तन होता है तथा शिशु के प्रति हृदय, प्रेम, स्नेह और प्यार से जो है वो भर जाता है। या यूँ कहा जा सकता है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद में बच्चे के प्रति उसका जो प्रेम है, वात्सल्य है, जो प्यार है, जो स्नेह है वो और अधिक बढ़ जाता है, जो कि एक शिशु के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। फिर आता है प्रसव के उपरांत स्त्री की देखभाल किस प्रकार से की जाए, जिसमें सबसे पहला होता है कि गर्भाशय में एक महिला के संक्रमण ना हो, इसके लिए उसको रोग उत्पादक जो जीवाणु हैं उनको गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। उसके अलावा उचित मात्रा में महिला को विश्राम दिया जा सकता है, या यूँ कहा जाए कि एक महिला को बहुत अधिक मात्रा में विश्राम की, नींद की आवश्यकता होती है, ताकि जो उसके शरीर में कमजोरी आई है, या यूँ कहा जाए कि जो उसके शरीर में कई तरह के चेंजेस हुए हैं तो उन सभी से वो विश्राम प्राप्त कर सके और एक बच्चे को भी जो पोषण है वो अच्छे से दे सके। उसके बाद में आता है कि एक महिला जो बच्चे को स्तनपान कराती है उसको अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अपने शारीरिक रूप से जो शरीर की स्वच्छता है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो बच्चे को स्वस्थ रूप से पौष्टिक जो आहार है वो उसको प्राप्त करवा सके, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वह जो है बच्चा एक अपनी माँ के शरीर से ही प्राप्त करके लंबे समय तक अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है। उसके बाद में आता है प्रसव के बाद की जो सेवाएं हैं। अगर देखा जाए तो प्रसव की जो बाद की सेवाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक माँ के लिए आहार की व्यवस्था। प्रसव के बाद की सेवाएं, जिसमें सबसे पहला है आहार।
आहार का मतलब ये है कि जो महिला प्रसव दे चुकी है उसको पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जिसमें सभी तरह के जो पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जल है, रेशे हैं, कार्बोज है, इन सब की मात्रा भरपूर रूप से उसको प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो स्वयं पौष्टिक आहार लेकर एक शिशु को स्वस्थ रूप से स्वस्थ रख सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसका प्रभाव महिलाओं के शरीर पर देखने को मिलता है। तो एक गर्भवती या प्रसव के देने वाली जो महिला है उसको कम से कम अपने शरीर के लिए अधिक मात्रा में दूध का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें आधा लीटर से 1 लीटर तक दूध जो है एक महिला को प्रतिदिन पीना चाहिए। उसके अलावा जो अपने भोजन में उसको आहार लिया जा सकता है जिसमें उच्च विटामिन, उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। आयरन की कमी हो जाती है कई बार, तो आयरन की कमी को रोकने से संबंधित जो आहार हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, कैरेट वगैरह जो है यानी कि गाजर है, बीट वगैरह जो है उनका उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए ताकि वो महिला खुद जो है अच्छा भोजन लेगी तो उसके शरीर में अच्छी मात्रा में दुग्ध का निर्माण होगा और एक शिशु का जो पोषण की मांग है वो उसको आसानी से पूरा कर सकेगी। उसके बाद जो आता है अगला जो है एक महिला के लिए वो है विश्राम या निंद्रा जिसको कहा जा सकता है। विश्राम का मतलब है कि एक महिला को पूर्ण रूप से आराम की आवश्यकता होती है या नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार गर्भावस्था की जो स्थिति होती है 9 माह की स्थिति, उसमें महिलाओं में कई तरह के पेशीय ऐंठन होते हैं जिसकी वजह से एक महिला पूर्ण रूप से आराम नहीं ले पाती है, नींद में उनके कमी आ जाती है। तो जो प्रसव है, प्रसव के तुरंत बाद अगर देखा जाए तो कई बार महिलाओं को बेहोशी या नींद की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रसव देने वाली महिलाओं को पूर्ण रूप से देखा जाए तो विश्राम और आराम की आवश्यकता होती है। उनको आराम करने को दिया जाना चाहिए और उनकी जो नींद में किसी भी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो एक प्रसव देने वाली जो महिला है यानी कि प्रसूति जिसको कह सकते हैं, उस प्रसूति को कम से कम रात में 8 घंटे और दिन में 3 से 4 घंटे जो है नींद की आवश्यकता होती है। इसका कारण ये है कि जो महिला है उसको कई बार रात्रि में बच्चे की वजह से जागना पड़ता है, उसको स्तनपान करवाना, उसके डायपर बदलना, बच्चे की कई बार पेट दर्द वगैरह की जो समस्या रहती है तो उनकी वजह से या बच्चे की रोने की बार बार की स्थिति की वजह से एक महिला की जो रात की नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला को दिन में भी 3 से 4 घंटे तक विश्राम करना आवश्यक हो जाता है, ताकि जब वो भरपूर नींद लेगी तो उसके जो शरीर में जो चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, वो सब सही हो जाएंगे और महिला को काफ़ी जो है स्वास्थ्य में सुधार होगा। उसके अलावा अगर किसी महिला को ऑपरेशन के द्वारा जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक महिला को अधिक आराम की आवश्यकता होती है ताकि जो उसके टाँके आए हैं उनको भी पूर्ण रूप से विश्राम मिले और ताकि वो उनको भरने में और घाव को सही होने में जो समय मिलेगा तो वो आसानी से पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे। अगला जो है मल मूत्र का निष्कासन। मलमूत्र का निष्कासन से मतलब है कि कई बार जैसे कि महिलाओं को प्रसव के तुरंत बाद जैसे मलमूत्र निष्कासन में समस्या रहती है या यूँ कई बार महिलाएं उनको डर रहता है कि जैसे कि वो मूत्र निष्कासन वगैरह के लिए जाएगी तो उनको जलन वगैरह है या दर्द वगैरह सहन करना पड़ेगा, तो इस वजह से वे महिलाएं अपने मूत्र को रोक देती है या मूत्र त्याग हेतु नहीं जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं में संक्रमण होने की स्थिति बढ़ सकती है जो कि एक महिला के लिए घातक भी हो सकती है। तो ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए। या फिर अगर कई बार जैसे कि मलमूत्र निष्कासन में उन्हें बार बार तकलीफ़ आ रही है तो ऐसी स्थिति में जैसे कि उनको कई बार जैसे कि किसी की सहायता ली जा सकती है या यूँ कहा जाए कि उनको कई बार जैसे मूत्र निष्कासन हेतु जो बार बार समस्या आ रही है तो उनको कई बार जो मूत्र निष्कासन हेतु मूत्र नली लगवाकर जो थैली का उपयोग किया जा सकता है डॉक्टर की परामर्श के अनुसार, ताकि उनको बार बार उठना भी ना पड़े। या जो प्रसव में जो महिला ऑपरेशन के द्वारा प्रसव दे चुकी हैं तो उनको जो मूत्र के त्याग हेतु उनके लिए बार बार उठना ना पड़े, इसके लिए कैथेटर का प्रयोग उनके लिए किया जा सकता है।
और जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी वाली होती हैं तो उनको बार बार उठकर ले जाना चाहिए ताकि वो समय पर मूत्र का निष्कासन करें, जिसकी वजह से उनके जो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी जो संक्रमण वगैरह है वो ना हो सके। फिर आता है चौथा, स्तनों की देखभाल। अब जो प्रसव देने वाली जो महिला हैं उनको अपने स्तनों की साफ़ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब महिला बच्चे को दुग्ध पिला रही है तो उससे पहले उसको अपने स्तनों की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण ये है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पसीना वगैरह जो निकलता है वो पसीना उनके शरीर पर चिपक जाता है, धूल कण, मिट्टी के कण जो लग जाते हैं तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया बच्चों के शरीर में ना जाए सीधे, तो उसके लिए उसको अपने स्तनों की साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एक महिला साफ़ कपड़े को पानी में भिगोकर गुनगुने पानी के माध्यम से उसको साफ़ सफाई करके फिर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई बार जब बच्चा दूध पीता है तो अतिरिक्त मात्रा में जब माँ के स्तनों से दूध का निष्कासन होता है तो वो दूध वहीं पर जम जाता है या चिपक जाता है, तो उसमें कई बार जो मिट्टी के कण या जो धूल कण लगते हैं तो उसकी वजह से बैक्टीरिया, विषाणु या जीवाणु के बच्चे के मुख में प्रवेश होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में उन स्तनों की साफ़ सफाई रखना एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। उसके अलावा समय समय पर एक महिला को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए ताकि उसके स्तनों में अधिक भार ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पूर्ण रूप से माँ के शरीर से दूध नहीं पी पाता है या नहीं पीता है तो ऐसी स्थिति में माँ के जो स्तनों में दुग्ध का निर्माण हो रहा है उसका अतिरिक्त भराव की वजह से उसमें स्तनों में दुग्ध जो है उसका वृद्धि हो जाती है दूध की, और उसकी वजह से एक महिला को कई बार दर्द वगैरह का अनुभव भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो उस महिला को अपने स्तनों की सफाई करनी चाहिए, तो समय समय पर बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए और मुलायम कपड़े की सहायता से उसको अपने स्तनों की साफ़ सफाई करनी चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का संक्रमण होने की संभावना ना रहे। और स्तनपान कराते समय सबसे पहले उसको अपने स्तनों की साफ़ सफाई वगैरह करके बच्चे के मुख में देना चाहिए, और स्तनपान कराने से पूर्व भी उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार उसके स्तनों का जो भार है वो सीधे बच्चे के मुख या नाक पे ना आए। कई बार नाक के दबने से बच्चे में श्वसन की जो गति है वो रुकने की संभावना भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में महिला को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सही प्रकार से स्तनों को पकड़ते हुए बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम का मतलब है कि जो महिलाएं प्रसव दे चुकी हैं, जिनकी नॉर्मली डिलीवरी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को 1 से 2 दिन रेस्ट के पश्चात में थोड़ा थोड़ा घर में टहलना चाहिए, जिसमें 5 से 10 मिनट वो अपने घर में थोड़ा बहुत घूम सकती है, खुली हवा में घूम सकती है, या फिर कहीं पर भी जब वो बैठ रही है कुर्सी लगाकर बिठाया जा सकता है, उनके पैरों को उन्हीं की सीध में रख कर तकिया लगाकर बिठाया जा सकता है। उसके अलावा महिला को हल्का व्यायाम यानी कि गहरी सांस लेने और छोड़ने की जो है वो परामर्श दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक महिला को जो है उसका श्वसन की जो दर है वो भी नियमित रूप से चले। साथ में खुली वायु में श्वास लेने और छोड़ने से उसका जो ऑक्सीजन मिलती है और उसकी वजह से रक्त जो है वो शुद्ध होता है, तो वो भी बच्चे और माँ के लिए लाभदायक हो सकता है। तो एक महिला को पूर्ण रूप से व्यायाम भी करना चाहिए, जिसमें वो हल्का फुल्का व्यायाम जैसे टहलना वगैरह जो है वो कर सकती है, या जो ऑपरेशन वाली महिला है कम से कम उन्हें 15 दिन तक तो बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में वो किसी सहारे के माध्यम से घर में थोड़ा बहुत टहलना वगैरह कर सकती है, या फिर इनको 5 से 10 मिनट थोड़ा थोड़ा तकिया लगाकर बिठाया वगैरह जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को करने से एक जो प्रसव वाली जो महिला है, प्रसूति महिला है, उनके शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ती हैं और उनके लिए वो थोड़ा लाभदायक हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि प्रसव के बाद में कौन कौन सी सेवाएं देनी चाहिए एक महिलाओं को। तो इनमें अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।